हेलो, आप सभी को नमस्ते। मैं एजुकेशन ज्ञान मास्टर राकेश मेरे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको संविधान सभा एवं संविधान के जो मूल अधिकार है वह आसानी से याद हो सके। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम जो मांग है वह बीजीटी के द्वारा 1895 स्वराज्य विधेयक में की गई थी। अगला नेक्स्ट तथ्य है, महात्मा गांधी 1922 में भारत का राजनीतिक भाग्य स्वयं तैयार करेंगे। ये बात महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट, एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। 1935 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग की गई थी। नेक्स्ट तथ्य हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा घोषणा की गई कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी हुई सभा के द्वारा होना चाहिए। मतलब जो वयस्क नागरिक हैं वह भारत के संविधान के निर्माण में प्रक्रिया में भाग लें। नेक्स्ट है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग स्वीकार कर ली गई थी। और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसमें अंग्रेजों ने संविधान सभा के निर्माण का जो प्रस्ताव है वो मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में बनी थी और इसमें सुझाव दिया गया था कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का पूर्णतः गठन हो चुका था। और हम अब संविधान सभा एक नज़र में देखेंगे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, कुल 389 सदस्य थे, जिनमें निर्वाचित सदस्य 296 जो निर्वाचित होकर आए थे कमिश्नरी प्रांतों से और देशी रियासतों से। और इसमें देशी रियासतों से केवल 93 थे जिनका मनोनयन के आधार पर चुनाव हुआ था। इस प्रकार से 389 सदस्य कुल संविधान सभा में भाग लिए थे। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई व आंशिक रूप से मनोनीत सभा थी। अगला नेक्स्ट आते हैं, जनसंख्या के आधार पर सीटें विभाजित की गई थी कि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा थी वहाँ पे ज़्यादा सीटें थी और जहाँ की कम थी वहाँ की कम सीटें थी। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा इसको बहिष्कृत किया गया था और इसके 211 सदस्य थे। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। 2 उपाध्यक्ष बने थे इसके, एक थे H.C. मुखर्जी और एक थे U.T. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट आते हैं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत देशी रियासतों को इसमें शामिल कर लिया गया और मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें शामिल थे माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आज़ादी के समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था 1947 में। इसमें संविधान में 3 परिवर्तन हुए। यहाँ पे सभा को संप्रभु पूर्ण रूप से निकाय बनाया गया। संप्रभु मतलब इसका एक अस्तित्व है। उसके बाद सदस्यता इसमें 389 से 299 हो गई और संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, मतलब कानून बनाने वाली संस्था बन गई संविधान सभा विधायिका। और विधायिका के 2 कार्य निर्धारित हो गए। संविधान सभा के 2 कार्य निर्धारित किए गए, एक तो देश के लिए आम कानून बनाएगी ये और एक है संविधान का निर्माण करेगी। मतलब कानून बनाने का और संविधान निर्माण करने का अधिकार संविधान सभा को मिल गया। उसके बाद इसमें अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर को दी गई और इधर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता दी गई।
संविधान सभा में प्रमुख जो महिलाएं थी वह थी राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। प्रमुखतः ये महिलाएं संविधान सभा में थी। इनको ध्यान से देख लीजिए, ये ज़्यादातर पूछी जाती है कि कौन सी महिलाएं संविधान सभा में थी। सर वी.एन. राव इसके कानूनी सलाहकार थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। और प्रेम बिहारी रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मतलब संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी रायजादा ये भारतीय संविधान को लिखने में प्रमुख भूमिका इनकी रही थी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। ये हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आज तिथि 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इस दिन हमारा संविधान है वह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके उसमें हस्ताक्षर भी हो चुके थे। लेकिन इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, क्योंकि हमारा जो पहला संविधान जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वाधीनता दिवस, वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसलिए उसी को याद रखने के चक्कर में 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया और हमारा देश गणतंत्र बन गया, जनता का तंत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है और इसको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। यहाँ पे जो समितियाँ थी और संघ शक्ति भी संविधान के पास, और संघीय संविधान जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और प्रांतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल जी। प्रक्रिया के जो नियम प्रक्रिया के जो सदस्य थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। हमारे मौलिक अधिकार, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार थे सरदार पटेल जी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और अन्य सदस्य कृष्णमाचारी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. साहब, राव टी.टी. कृष्णमाचारी आदि थे प्रारूप समिति के अन्य सदस्य। अब हम 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अपना जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। ये ध्यान रखना है आपको कि 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को हमारे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा इसको भी याद करने की एक ट्रिक है। 2-11-18 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान बनने में टोटल। और संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुई थी। उनकी बैठकों को भी याद रखना है आपको। 11 बैठकें हुई थी और इसमें कुल खर्चा 64 लाख का आया था। मतलब संविधान बनाने में कुल खर्चा 64 लाख रुपए का आया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसके बाद ही हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी को लागू हो ही गया। मूल अधिकार, अब हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। हमारे मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। हमारा जो पहला मूल अधिकार है वह है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं। संविधान के अनुसार सभी को समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि किसी के भी साथ धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो और किसी भी स्थान पर रहता हो। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के बारे में दिया गया है। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है उसके बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत की पहले प्रथा थी उसका अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है कि किसी को भी अछूत नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत,
जो पहले राजा बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। केवल साहित्य में और सेना में उपाधियाँ ले सकते हैं और बाकी सभी उपाधियाँ समाप्त कर दी गई हैं। अगला जो अधिकार है हमारा, वह स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 में इसको दिया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति की अपन को स्वतंत्रता है। हम अपनी बात बेबाक किसी के भी सामने रख सकते हैं, यह हमारे को अनुच्छेद 19 छूट देता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। जो अपराधी व्यक्ति है उसके बारे में उसका जो दोष है, उसके एक दोष के लिए एक ही दंड मिलना चाहिए। ये सारे के सारे प्रावधान अनुच्छेद 20 में दिए गए हैं। अगला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 21 है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। मतलब अपने प्राणों का संरक्षण करने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए अपन को ज़बरदस्ती कोई मारता है, उसको स्वतंत्र रखने के लिए अनुच्छेद 21 में प्रावधान दिया गया है कि आपको अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिनियम है, जिसमें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा को इसमें जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उनके माता पिता उनको विद्यालय अवश्य भेजें। अनुच्छेद 22, इसमें अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध संरक्षण है। मतलब जो पुलिस गिरफ्तार करती है उसके भी कोई नियम कायदे कानून बनाए गए हैं अनुच्छेद 22 के तहत। और तीसरा जो हमारा अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब अपना कोई शोषण नहीं कर सकता, यह अनुच्छेद 23 व 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बेगार प्रथा व मानव दुर्व्यापार या बलात्श्रम पर विरोध, इस पे रोक लगाई गई है। जो पहले बेगार प्रथा करवाते थे, मतलब बिना किसी मजदूरी के बेगार करवाते थे राजाओं के काल में, और मानव का जो व्यापार किया जाता था, आदमियों को बेच दिया जाता था और ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। तो इस पे अनुच्छेद 23 अपन को छूट देता है कि किसी से भी बेगार प्रथा या उसका व्यापार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 हमारे को बाल श्रम का निषेध कानून है। इसमें छोटे 6 से 14 वर्ष के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अगला नेक्स्ट है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने को धर्म को मानने व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आप जिस भी धर्म के हो उसको प्रचार प्रसार करने की और उसको मानने की आपकी फुल छूट है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक मामलों और आयोजन स्वतंत्र रूप से आप धार्मिक मामलों को आयोजन कर सकते हो, मेला लगा सकते हो, आप किसी भी प्रकार से जागरण कर सकते हो। इस प्रकार की धार्मिक जो मामले हैं उनका आयोजन करने की आपको पूरी छूट है। अगला है 27वां अनुच्छेद, धार्मिक कार्यों के खर्चों में टैक्स की छूट है। मतलब आप यदि अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हो, बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो उसके धन पे जितना भी है वो टैक्स पे छूट है, मतलब किसी प्रकार का उसमें कर नहीं लगेगा। अगला है 28वां अनुच्छेद, इसमें धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं है। मतलब आप धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हो बच्चों को अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। और 5वां है शिक्षा एवं संस्कृति अधिनियम। शिक्षा एवं संस्कृति अधिनियम अधिनियम की जगह अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति की रक्षा करने का अपना अधिकार है। अगला है अनुच्छेद 30, इसमें अल्पसंख्यकों शिक्षण संस्थान व उसके संचालन करने की फुल छूट है। जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं उनको अपने शिक्षण संस्थान चलाने की और उनका संचालन करने की फुल छूट दी गई है, जिससे कि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। अगला और लास्ट है सबसे महत्वपूर्ण, संविधान की आत्मा कहा जाता है जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, इसे B.R. अम्बेडकर ने इसे आत्मा कहा था। और आगे है हमारे इसके बाद जो 51वां अनुच्छेद है, वहाँ 51वें अनुच्छेद तक 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो सरकार का उत्तरदायित्व है। ये इसे सरकार को करने चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये भाग 4 में दिए गए हैं, भाग 4 में। और भाग 4 का में हमारे मौलिक कर्तव्य है इसे 51 का के अंदर। तो हम हमारे जो मूल राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, जो सरकार को क्या क्या कार्य करने चाहिए, इसमें अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज, जो महात्मा गांधी जी थे वह पंचायती राज को बनाए रखना चाहते थे। और
48वें अनुच्छेद के अंतर्गत गोवध निषेध है, मतलब गाय की हत्या करना पाप है 48 के अंतर्गत। अगला है 48 का, इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में कहा गया है। और 50वां अनुच्छेद में कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वह अनुच्छेद 51 क में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 43 के अंदर कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, उसके बारे में कि सरकार इनके बारे में कुछ करे। और अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध, मतलब किसी भी प्रकार का जो नशा है उस पर रोक लगाई गई है। अगले हैं हमारे मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में, ये अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, जो 1976 में हुआ था। इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। और बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जो मूल कर्तव्य है वह जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को पढ़ने की छूट है। अब हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा अपन। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन प्रणाली के बारे में दिया गया है। इसमें 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, और ये 1989 में किया गया था। और चुनाव प्रचार 14 दिन तक कर सकती है जो भी पार्टी है। अब राज्य स्तरीय निर्वाचन जो तंत्र है उसके जो प्रमुख अधिकारी वो कौन कौन होते हैं, जैसे इधर स्थल दे रखा है, इधर अधिकारी दे रखे हैं। तो यहाँ पे राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, मतलब जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन के अधिकारी के रूप में काम करता है। और तीसरा है निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे निर्वाचन में पंजीकरण अधिकारी, जो हमारा SDM होता है उसे हम पंजीकरण अधिकारी बोलते हैं, रिटर्निंग अधिकारी भी कहते हैं उसको। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दे, तथा साथ ही घंटे वाला बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।